जैसे मैंने आपको कहा था ना कि whatever the cases people are confronted over here, जैसे नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था, तो what are the main issues involved, what is the summary of the case, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रीफ में आपको जो है केस की सिनॉप्सिस है। सिमिलरली आर वर्सेस टॉल्सन के फैक्ट्स क्या है ब्रीफ में रखे हैं। मेंजरिया से रिलेटेड या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी हमने केस लॉज डिस्कस किए थे, लाइक शराज वर्सेस डी रटजन इज देयर, हु इज द जस्टिस इन द पर्टिकुलर केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज का केस है। सिमिलरली जितने भी कोई माइनर केस है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सारे ही केसेस जहां तक जरूरी है, एवरी केस इज बीइंग पुट अप ओवर हियर। तो जब आपको ये फाइल मिल जाएगी ना, यू पीपल प्लीज ट्राई टू डू वन थिंग कि जैसे आप कॉपीज भी साथ साथ बना रहे हो, तो इन नोट्स के साथ अपनी कॉपीज को एक बार जरूर मैच कर लेना, ताकि आपकी कॉपी में हर एक चीज हो। अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको इसका पीडीएफ जो है वैसे मैं डाउनलोड करने की अलाउ तो नहीं करूंगा, लेकिन एज फार एज द हार्ड कॉपीज यू पीपल नीड फॉर दिस, ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूंगा या तो अपने एंड से उसको सप्लाई करूं या उसका कुछ और मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। अब जैसे हमने रविंदर कुमार वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस डिस्कस किया था फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली के बीच में, उसके ब्रीफ में फैक्ट्स आ जाएंगे। तो इन सारी ही चीजों को ना आप लोग जब रिवाइज करेंगे ना, एज फार एज द मोमेंट आईपीसी इज ओवर, उसके बाद आप रिवीजन में स्विच करोगे, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी रिवीजन करना है तो यू हैव टू गो थ्रू विद ईच एंड एवरी पॉसिबल सिचुएशन ओवर है, जो भी यहाँ पे रखी गई है, जो केसेस रखे गए हैं, हर एक चीज करनी है, ठीक है। चलो हार्ड कॉपीज सही रहेगी या नहीं रहेगी वो तो बात की बात है ना। लेट अस कंप्लीट फर्स्टली विद द आईपीसी एंड देन विल सी दैट व्हाट टू बी डन ओवर हियर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करने वाली है। सो आईपीसी क्लोज करने के बाद भी मुझे 3 से 4 दिन इसमें लगेंगे कुछ एक एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने में, ठीक है। सिमिलरली छोटे छोटे केसेस, या जैसे कल हमने जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस बीच में डिस्कस होता रहा कि पार्टिसिपेशन जरूरी है या नहीं, तो व्हाटएवर द क्रक्स ऑफ द जजमेंट इज देयर, इसको पूरा पढ़ना है एंड ट्राई टू अप्लाई योर माइंड ओवर दिस कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंटर हमने क्लास में डिस्कस किया था ये क्यों इस जजमेंट में रखा गया है या उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ठीक है। सो टिल नाउ ये सेक्शन नंबर 75 तक रेडी हुआ है, ठीक है, सेक्शन नंबर 75 तक। हाँ, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्या है, तो ये बहुत ब्रीफ में आपको ये पूरा का पूरा बेरेक्ट जो है ये समझा देगी ये फाइल आपको, ठीक है। तो विल सी किस तरीके से आप लोगों को ये मिलेगा, वो एक बात की बात है, लेकिन ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें मैंने कहा कि एडिशन होनी है, तो जब वो सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, देन आई विल सप्लाई द फाइल टू यू पीपल एंड देन इफ पॉसिबल, और अगर मुझे लगता है कन्वीनियंट है तो विल सप्लाई द हार्ड कॉपीज आल्सो, ठीक है। तो वो देख लेंगे किस तरीके से करना है। चलिए, सो कमिंग टू द सेशन फॉर टुडे, हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से जो मेरा सेट नंबर 1 है उसके 70 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल उस सेट में से 128 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। एज फार एज जो हमारा फर्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 तक जो एरिया है, 128 या 130 के आसपास सवाल रहेंगे। तो तकरीबन आज की क्लास में जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो 58 या 55 की रेंज में रहेंगे। कुछ एक शायद रिपीट हो, कुछ एक नहीं होंगे, ठीक है। और जितने जैसे पुराने हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं या पुराने जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसमें कुछ एक ऐसे केस लॉज की बात की गई थी जो केस लॉज अभी हमने पढ़े नहीं है, तो उस पर भी एक्सप्लेनेशन जो है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से 2-3 लोग एब्सेंट है, बाकी सब तो आई गए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ फिर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। So it appears to be like a rapid fire round, ठीक है। The questions are there on the screen and you people have to give the answer very swiftly, ठीक है। जो पहला सवाल है that is related to मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपल सा सवाल पूछा गया है that the case of Mirza Ghani Beg versus state of Andhra Pradesh relates to which of the concerned sections? Any one of you who has the answer to this particular question? ठीक है, जल्दी से जिसको आता है वो जल्दी से जवाब दे दे, इतना हम टाइम यहाँ पे अननेसेसरली वेस्ट नहीं करेंगे। मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो, मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है दैट इज related with the concept of intoxication, that is the person, when the person is doing an act, he is incapable of knowing the nature of act, the reason is unsoundness, lekin whether the the reason is intoxication, but whether that intoxication is voluntarily or not, तो उसके लिए हम सेक्शन नंबर 85 और 86 को पढ़ते थे। सेक्शन नंबर 86 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था, that principle was that if for the commission of an offense an intention or knowledge is required,
but because of the intoxication a person cannot frame intention or he cannot know the whereabouts of the act which he is doing or whatever he is doing, he is not aware of that. ठीक है, जो broader awareness कहते हैं situations की, शायद उसको नहीं पता है. तो at that point of time section number 86 का जो rule of evidence का principle है वो apply हम करते हैं, and accordingly we used to mention that कि कैसे imputed knowledge का concept जो है वो चलता है. तो इस केस का जो आंसर है that is ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. मिर्जा गानी बेग का जो जजमेंट है दैट इज समहाउ रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 86. जस्ट या सेक्शन नंबर 86 में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं. ठीक है, मिर्जा गानी के बेग के जजमेंट में कोर्ट का क्या ओपिनियन था. जनरली कोर्ट इस आंसर में सेक्शन नंबर 86 की ही रेफरेंस रखी गई है. लिखा है द केस ऑफ मिर्जा गानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 86 of the IPC, which states that in cases in which the act is not done, act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. So देखो, किसी भी offense को करने के लिए अगर mens rea और actus reus दोनों की ही जरूरत है. ठीक है, so unless and until the mens rea, that is the intentional knowledge is there, you can't make the person liable. But because the intoxication is voluntarily, we can't give the immunity to the person. हम उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि voluntarily intoxication किया गया है. और involuntary intoxication होने के बावजूद भी क्योंकि वो intention या knowledge frame नहीं कर सकता है because of the reason of intoxication, तो section number 86 rule of evidence में जो बात करता है वो ये है that he will be liable as if he has the same knowledge had if he had not been intoxicated. So you can see over here that is imputed knowledge का जो principle है उसी की बात है. ठीक है, कि हम knowledge के basis पे accused की liability जो है वो fix कर सकते हैं. तो मिर्जा गानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश is related to section number 86. देखो, आपको दो केसेस हैं जो सेक्शन नंबर 86 से जनरली बहुत बार पूछे जाते हैं. एक तो वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस है और दूसरा मिर्जा गानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है. बोथ द केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. स्पीकर्स काइंडली म्यूट करके रखेंगे, किसी का स्पीकर अनम्यूट प्लीज. The next question is the principles relating to the defense of intoxication were laid down in which of the following case? Yes, the principles related to the defense of intoxication is in which of the following case? Who can give me the answer? ठीक है, जवाब तो आया है. Let me see who has given. पहला सवाल जो ऑप्शन है that is DPP versus Beard, दूसरा है मैग्नॉटन केस, तीसरा है एस वरदराजन और चौथा है आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन. आपको सही सवाल नहीं भी पता हो तो एलिमिनेट कर लेते हैं. आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 81. एस वरदराजन का जो जजमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. मैग्नॉटन का जो रूल है दैट इज रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 84. तो हमारा डीपीपी वर्सेस बियर्ड का जो केस था दैट इज रिलेटेड विद द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर लिया. अगर हमें सही सवाल नहीं भी पता तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. शालिनी, आपने सवाल मेरे ख्याल से ठीक से नहीं पढ़ा. मैग्नॉटन केस जो है वो अनसाउंडनेस के प्रिंसिपल्स की बात करता है और डीपीपी वर्सेस बीएड का केस जो है वो इंटॉक्सिकेशन के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है. इसीलिए बहुत बार एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, हम सवाल को ठीक से समझते नहीं है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, चलो मैं एक छोटा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, आप अभी जैसे इन सेशंस में यू पीपल आर गेटिंग द क्वेश्चंस, देयर आफ्टर यू आर रीडिंग द ऑप्शंस, बट स्टिल यू नो द आंसर बट यू आर आंसरिंग इट इन अ रॉन्ग मैनर. ऐसा क्यों हो रहा है? यस, शालिनी कैन गिव मी द पॉइंटर टू दिस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल आने का जवाब आने के बावजूद भी गलत कर देते हैं. यस शालिनी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर, लैक ऑफ रिवीजन. लैक ऑफ रिवीजन, तो ये तो अब अपनी ही गलती है ना, तो अपनी गलती को सुधारना है. लेकिन मेरे ख्याल से तो इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि अब ये चीजें तो एकदम से माइंड में रिकलेक्ट हो जानी चाहिए. और कभी भी सवाल का जवाब जब हम मेंशन करते हैं ना तो बहुत जल्दी अगर ना भी करें, हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी ना भी करें, लेकिन आपको सही ऑप्शन तक आना जरूरी है. बिकॉज द मोमेंट यू मार्क the answer in the OMR sheet, उसके बाद उस क्वेश्चन की कहानी खत्म हो जाती है. You don't have another option for answering that particular question. तो रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं होता है. So firstly understand the question,
then go for the options and then see which should be the most possible correct option. ठीक है, तो उसको इस तरीके से फॉलो करना है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिविजन्स तो करना है. देखो, बिना रिविजन्स के तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी. जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ एक मैगजीम्स से रिलेट कर रहा है. Which of choose the correct option among the following. ठीक है, इनमें से किसको करेक्ट मैच किया गया है. सेक्शन नंबर 84 से एक मैगजीम रिलेट कर रहा है, दैट इज फ्यूरियोसी नला वॉलेंटस एक्ट. 85 से एक और मैगजीम रिलेट कर रहा है, और तीसरा जो है वो सेक्शन नंबर 95 से रिलेट कर रहा है, दैट इज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स. अब आप लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 95 तो इसी से रिलेट करता है, दैट लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द ट्रिफल्स. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट यू मे नॉट नो द रेस्ट ऑफ द मैगजीम्स. तो पहले तो इन मैगजीम्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. पहले भी मैंने बहुत सारे नए मैगजीम्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं. तो आप इन मैगजीम्स का अगर मीनिंग लिखना चाहें तो लिख लें. ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, जो फर्स्ट मैगजीम है दैट इज Furosi Nalla Voluntas Act. The meaning is no culpability is fastened on them as they had free will. ठीक है, no culpability is fastened on them as they had no free will. As they had no free will. अब ये सेक्शन नंबर 84 से रिलेट कर रहा है, because if a person is under the unsoundness of mind and at the time when the act is done, that person does not know that what he is doing. ठीक है, he is incapable of understanding the nature of act and therefore because उसका will free नहीं है, because of the reason of unsoundness we can't make him liable. तो लिखा no culpability is fastened on them as they have no free will. जो दूसरा मैगजीम है that is qui pacet abris luat sobres. The meaning is he who does a wrong when drunk, he must be punished when he is sober. ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो ड्रंकनेस के दौरान कुछ रॉन्ग करता है, तो जब वो सोबर होगा तब हम उसको पनिश करेंगे. दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 85. एंड द थर्ड वन इज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, दैट इज द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द ट्रिफल्स. तो तीनों ही मैगजीम्स जो है इंपॉर्टेंट है. आपके बेरेक्ट में अगर जगह है तो बेरेक्ट में लिख लो इसको, इसका मैगजीम जो है और उसका मीनिंग. अगर बेरेक्ट में जगह नहीं है तो कॉपी पे लिख लेना, सो दैट कि फ्यूचर में जैसे सेक्शन 84 जहां पे भी किया है ना, तो वहां पे इस मैगजीम को भी लिख लो. एक हमने पहले भी मैगजीम किया था डिस्कस. ठीक है, उसी के साथ साथ इसको भी लिख लेना. 85 के साथ इसको लिख लो. ठीक है, और मीनिंग जो है वो साथ में लिख लो. ठीक है, आई एम गिविंग 1 मिनट. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन. सो एक सवाल का जो जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्योंकि सारे ही जो है वो ठीक मैच किए गए हैं. ठीक है, सो सारे ठीक मैच हैं, तो डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप सभी लोगों ने लिख लिया होगा. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत स्मार्ट हैं. अगर नहीं भी लिखा होगा तो यू पीपल माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट Yeah, which of the following is popularly known as the Mignoids case? हमने पहले भी डिस्कस किया था. Yes, याद है? It is Queen versus Dudley and Stephens case is also known as the Mignoids case. ये पहले भी सवाल आया था, दोबारा से रिपीट हुआ है. ठीक है, ये याद हो जाएगा अब तो. Mignoids case जो है वो Queen versus Dudley and Stephens related to section number 81 of IPC. चलिए, सो अगला सवाल है that section number 22 से रिलेट कर रहा है. That movable property under section 22 includes what? तो हमने movable property का, अगर आपको याद आ रहा हो तो डेफिनेशन जो है पहले भी पढ़ा था, तो उसी को देखते हैं आप कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, सवाल है ना, which of the following includes movable property? लिखा है फर्स्ट ऑप्शन है corporeal property of every description except land, things attached to earth or permanently fastened to anything which is attached to earth. तो ये तो हमें ठीक लगता है. सेकेंड ऑप्शन है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज. इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है. तो लिखा है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ एटसेट्रा. सो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट वन इज
बोथ कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज, अगेन सेक्शन नंबर 22 जो है वो सिर्फ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज जस्ट होल्ड ऑन, the last option is both corporeal and incorporeal property of every description except land or things attached to it। तो ये बाकी के तीन ऑप्शंस हुए, बी, सी और डी, तीनों ही गलत लिखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। अब देखो ना, एग्जाम्स में ना आपको कभी कभी डायरेक्ट बेयरएक्ट की लैंग्वेज पूछ लेती है, ठीक है। अब बेयरएक्ट की लैंग्वेज में आपको ट्विस्टिंग क्वेश्चंस डाल देंगे कि एक ऑप्शन में कंप्लीटली जो बेयरएक्ट में लिखा है वो होगा और बाकी ऑप्शंस में कुछ एक चीजें जो है ओमिट कर देंगे या कुछ एक चीज ऐड कर देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाटएवर इज रिटन इन द बेयरएक्ट वी मस्ट हैव टू फॉलो दैट। इसलिए कहा जाता है कि बार बार बेयरएक्ट पढ़ें, बेयरएक्ट की रिवीजन करें, ताकि क्वेश्चन जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो यू डोंट गेट कंफ्यूज ओवर देयर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव डन इट, ठीक है। अगला सवाल जो है ये पनिशमेंट वाले एरिया से आ रहा है, पनिशमेंट वाले एरिया से आ रहा है। द क्वेश्चन इज, मेरे ख्याल से जवाब तो आप लोग देखते ही दे सकते हैं। द क्वेश्चन इज द टर्म फॉर विच, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा आपको, पहले बता रहा हूं, आप लोग खुद इसका आंसर जो मेरे पास मेंशन करेंगे। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of the payment of fine shall not exceed, कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर फाइन इंपोज किया गया है, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी था और फाइन भी था, कोर्ट ने दोनों लगा दिया, और उस व्यक्ति ने जो फाइन है उसकी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फाइन, तो बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट कैन बी गिवन टू दैट पर्सन, ठीक है। ऑप्शंस प्यारे, आप लोगों ने आंसर पहले लिखना शुरू कर दिया, ऑप्शन अभी देखे नहीं पूरे, तीन ही ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पे, चौथा तो छुपा हुआ है। चलिए कमिंग टू द ऑप्शंस, आई एम रीडिंग इट। बाकी लोगों ने सिर्फ 1/4 देखते ही जवाब दे दिया, भैया गलती हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज 1/2 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment and fine, तो ये तो गलत है, 1/2 की तो बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी 1/2 of the imprisonment which is minimum fixed, ये भी गलत है। नेक्स्ट वन इज 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense if the offense is punishable with imprisonment as well as fine, और फोर्थ कह रहा है 1/4 of the term of imprisonment which is minimum fixed, तो ये डिफरेंशिया क्रिएट हो रहा है मिनिमम और मैक्सिमम में। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम जो है उतना इंपोज किया जाता है अगर एक व्यक्ति डिफॉल्ट करता है फाइन पेमेंट करने में। जैसे कि आपने एक व्यक्ति को सजा सुनाई उसको 6 महीने की, और साथ के साथ उसको फाइन लगा दिया 10,000 रुपए का, और उस ऑफेंस के लिए, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूं, एक ऑफेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज कमिटेड थेफ्ट के लिए 3 साल तक की मैक्सिमम सजा 379 कहता है। आपने एक्यूज को ट्राई किया, एक्यूज को ट्रायल चलाने के बाद आपने उसको 6 महीने की सजा सुनाई, आपकी मर्जी आप जितना सुनाना चाहें, और साथ में आपने 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया। नाउ द मोमेंट द फाइन इज इम्पोज्ड and that person defaults in making the payment of money, तो आप 1/4 किसका करोगे, 3 साल का करोगे या जो imprisonment आपने दिया है उसका करोगे? Yes, 1/4 will be of which term? The 1/4 will be for the 3-year punishment that is given in law. तो आपने जो 3 साल है, 3 साल का 1/4 करना है, 1/4 जितना भी निकलता है that will be given to that person as the imprisonment in case of default of the payment of fine. तो 1/4 ये वाला जो पॉइंटर है इसको जरूर मार्क कर लें। So सेक्शन नंबर 65 में ये पूरा कॉन्सेप्ट मेंशन किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 65, the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of the payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense if the, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if the offense is punishable with imprisonment as well as fine, ठीक है। तो imprisonment भी था, फाइन भी था, आपने imprisonment भी दी और फाइन भी लगाया, उस व्यक्ति ने फाइन पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो फाइन की क्योंकि पेमेंट नहीं आई है, तो नेक्स्ट यू कैन गो गिव दैट पर्सन another punishment in and that punishment will be in addition to the punishment which is already given to the person, ठीक है। coming to the next one,
ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज, अब इसका देखते हैं जवाब कौन देता है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे टेस्ट भी बता दूंगा। क्वेश्चन है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, सिर्फ जो है ऑफेंस करने के लिए फाइन, जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस है, तो पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन नंबर 268 डिफाइन करता है और सेक्शन नंबर 290 उसकी पनिशमेंट कहता है कि 200 रुपया फाइन लगाया जाएगा। सो बहुत सारे आईपीसी में ऐसे अपराध हैं जिनके लिए सिर्फ फाइन जो है वो इंपोज किया जाता है। सो सेक्शन नंबर 70 सॉरी क्वेश्चन नंबर 77 जो है, ठीक है, एक मिनट, सेक्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली एंड द एक्यूज हैज बीन अवॉर्डेड विद द फाइन ऑफ ₹50 ओनली, सिर्फ 50 रुपए तक का अगर फाइन लगाया गया है, द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शेल नॉट एक्सीड 7 days, 15 days. The third option is 1 month, and after that, just and the fourth option is not exceeding 2 months. Yes, what should be the correct option? क्या होना चाहिए जवाब? More than 7 days, sir. ध्यान से सोच लो, अगर सेक्शन पता है तभी जवाब देने का फायदा है। यस रोहित, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर 50 रुपए तक का फाइन लगाया गया है और वो ऑफेंस जो था सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, उसमें इंप्रिजनमेंट का रास्ता नहीं था, व्यक्ति 50 रुपए का अगर जुर्माना जमा नहीं करवाता है तो उसको सजा कितने की हो सकती है? So let me see what answers you people are giving. Options है 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने। So D option is being given by certain candidates over here. ठीक है, D आंसर आ रहा है। ठीक है, स्पीकर्स को म्यूट करके रखेंगे सब लोग, है ना। So D कह रहा है that is 2 months imprisonment can be awarded. Perfectly fine, 2 महीने की सजा जो है वो की जा सकती है। मैं आपको छोटा सा टेस्ट बता देता हूँ। Whatever I am telling you people, that is related with section number 67. Section number, speakers mute करेंगे please with due respect. आप लोग इसको अवॉइड करते हैं इस चीज। किसी का कोई सवाल होगा तो यहाँ पे हैंड रेज करके जो है मेरे को बता दे ताकि मैं आपसे खुद ही पूछूं। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 67 आईपीसी जो है उसमें एक टेस्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट टेस्ट इज बीइंग गिवन इन सेक्शन नंबर 67, इट इज लाइक दिस कि अगर एक व्यक्ति को 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है, इट इज 50 और लेस देन 50, सो और अगर वो व्यक्ति डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में तो उसको 2 महीने तक की जो पनिशमेंट है वो हो सकती है, 2 months। अगर जो फाइन है वो 50 रुपए से ज्यादा है लेकिन 100 रुपए से कम है, ठीक है, 50 मोर देन 50 लेस देन 100, तो जो पनिशमेंट हो सकती है डिफॉल्ट करने पे वो हो सकती है 4 महीने की। और तीसरा कि अगर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन लगाया गया है, मान लो 200 रुपए लगा दिया और व्यक्ति डिफॉल्ट करता है, 100 रुपए से ज्यादा कुछ भी, 101 भी लगा दिया तब भी थर्ड पार्ट में आ जाओगे, देन द पनिशमेंट विल बी 6 months। ठीक है, तो ये टेस्ट समझ लो, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, सेक्शन नंबर 67 से रिलेट करता है कि अगर, और ये अप्लाई कब होगा, ये सिर्फ तब अप्लाई होगा अगर ऑफेंस की सजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइन है। और फाइन कितना? अगर 50 रुपए से कम और व्यक्ति डिफॉल्ट कर दे तो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बेसिस पे उसको 2 महीने की सजा जो है सिंपल इंप्रिजनमेंट होगी, सिंपल इंप्रिजनमेंट। ठीक है, रिग्रेस नहीं होगा, सिर्फ सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा। 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक का फाइन लगाया गया, व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है, 4 महीने तक की सजा। और 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना अगर लगाया था, फाइन लगाया था, एंड द पर्सन डज नॉट मेक्स द पेमेंट, तो 6 months तक की मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन जो है वो दी जा सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 67 की एक बेयर रीडिंग ले लेते हैं, व्हाट इज रिटन ओवर देयर। अब देखो ना, ये जो चैप्टर है ना पनिशमेंट्स वाला, जो आपका चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ से ना आपको हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ एक ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका आपने ध्यान रखना है इन फ्यूचर। जैसे इसमें कुछ एक सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 67, 68 या और भी 62 है जैसे। सो कुछ एक सेक्शंस जो हैं वो रिपील हो चुके हैं, मतलब आज के टाइम पे हमारे आईपीसी में वो नहीं है, ऑमिट हो चुके हैं, खत्म कर दिया, हटा दिया गया है। और कुछ एक सेक्शंस में अमेंडमेंट्स, ठीक है, जैसे 55 कैपिटल ए है एटसेट्रा। तो वो अमेंडमेंट्स कब कब आई हैं
कौन कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली वो अमेंडमेंट आया है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। एचपी में यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि फलाना जो सेक्शन रिपील हुआ है वो कौन से लॉ के बेसिस पे रिपील हुआ। तो आईपीसी का अमेंडमेंट था, सीआरपीसी का अमेंडमेंट था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था, या कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके कोई लॉ आया था उसके कारण से अमेंडमेंट हुआ है। सो ऑल दैट थिंग यू मस्ट हैव टू गो थ्रू, ठीक है। वो तो वैसे में शॉर्ट नोट पे बना दिया है, वहां से भी मिल जाएगा, इजी फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 में पढ़ रहा हूं, लिखा है that according to 67 if the offense is punishable with fine only, सिर्फ फाइन है, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine shall be simple। सबसे पहला यही से सवाल बन गया कि कैसी पनिशमेंट होगी, सिंपल पनिशमेंट। 67 कौन से सिचुएशंस में अप्लाई करता है, 67 तभी अप्लाई करेगा if the offense is punishable with fine only and the term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment for a fine shall not exceed, किससे ज्यादा exceed नहीं करोगे, the following scale, that is to say for a term not exceeding 2 months, 2 महीने से ज्यादा सजा नहीं दे सकते, when the amount of fine shall not exceed 50 rupees and for any term not exceeding 4 months when the amount of fine does not exceeds 100 rupees। तो 50 रुपए से या 50 रुपए से कम है तो 2 महीना, 50 से ज्यादा चले गए, 100 से नीचे रह गए तो 4 महीना, और अगर मोर देन 100 रुपीज का फाइन अगर लगाया गया है then the punishment will be for 6 months। लास्ट में लिखा है, you can see over here, and for any term not exceeding 6 months in any other case। तो any other case मतलब if the fine is more than ₹100 तो 6 महीने तक की सजा जो है वो दी जा सकती है। लेकिन कब कब ये सेक्शन 67 अप्लाई होगा वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नंबर 1 when the offense is punishable with only with fine। नंबर 2 सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, रिगरस नहीं दे सकते, ठीक है, रिगरस ऐसे केसेस में नहीं दे सकते। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही इजी सवाल है, that culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of dash years suffers death or take the risk of death with his own consent। यस, जल्दी से जवाब देंगे और कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा स्विफ्ट होना है, अपनी इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ाएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। मैं देखता हूँ कि सिर्फ कुछ एक लोग हैं जो बहुत रूटीन मैनर में आंसर्स देते हैं, बाकी कुछ एक लोग तो बहुत ही साइलेंट हैं। सो पीपल आर सेइंग सी, शिखा का आंसर आ गया, कनिका का, सुरेंद्र का आ गया सी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर कैंडिडेट्स? यस, सरिता इज अगेन सेइंग सी, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सी जवाब दे दिया। और कहां पे है ये प्रोविजन, कहां से बात हो रही है इस चीज की? Which is the section? Yes, anyone? It is section number 300, exception number 5, ठीक है। exception number 5 that if a person above the age of 18 years, if the person is above the age of 18 years gives the consent to take the risk of life, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, who suffers death or takes the risk of death with his own consent, तो व्यक्ति की उम्र जो है वो 18 साल अगर है, so that will not be amounting to the offense of murder, rather it will be culpable homicide, not amounting to murder, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या तो एक कोटेशन मेंशन किया गया है, इस कोटेशन को पढ़ने के बाद केसेस पे बात करते हैं कि कौन से केस से ये चीज जो है ये रिलेट करती है। क्वेश्चन है दैट इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट व्हाइल डिटरमिनिंग whether the accused is entitled to the benefit of section 84, तो बेसिकली ये अनसाउंडनेस के प्रिंसिपल से रिलेट करेगा। is entitled to the benefit of 84, the court has to consider, ये important है, the court has to consider the circumstances as that preceded, attended or followed the crime, but it is equally true that such circumstances must be established by the credible evidence।
ये कौन सा केस है जिसमें ये फ्रेज जो था ये यूज किया गया था? मैं आपको पहले इस फ्रेज का मीनिंग समझा देता हूं। देखो, whenever any incident takes place, ठीक है, for example a person is because of his unsoundness of mind is doing an act, ठीक है, and because of the unsoundness of mind at the time when he is doing the act he is incapable of knowing the nature of it, ठीक है। अब क्योंकि अनसाउंडनेस के कारण से, मेडिकल इंसैनिटी के कारण से at the time of doing the act that person is incapable of knowing the nature of act or whatever he is doing is wrong or contrary to law। तो ये लीगल इंसैनिटी के प्रिंसिपल पे आ गया कि सेक्शन नंबर 84 कहता है कि आपको अगर लीगल इंसैनिटी आप प्रूव कर दें तो आपको डिफेंस मिल जाता है। नाउ देखो, एट द स्पर ऑफ मोमेंट तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कहें कि एक व्यक्ति एकदम से पागल हुआ, ये एकदम से उसको अटैक और उसने कुछ कर दिया, सो इट इज नॉट द असेंस, रादर whenever a person is doing something तो उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। और there will be a sheer momentum। sheer momentum ये कहते हैं, देखो मान लो एक व्यक्ति ने कुछ करना है, कोई भी एक्ट करना है, सो एक मोमेंटम क्रिएट होगा पहले, कि जैसे मान लो एक व्यक्ति दूसरे को मारना चाहता है तो there will be something कि वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है, देख रहा है, so something will be preceded, something will be attended, कि जब इवेंट हो रहा था उस दौरान क्या है, और समथिंग विल बी फॉलोड बाय द क्राइम, ठीक है, कि क्राइम या एक्ट करने के बाद क्या क्या हुआ। सो मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि एक व्यक्ति पागल है, and because of his unsoundness that person does not know what he is doing is either wrong or contrary to law, or whatever he is doing is he is incapable of knowing the nature of act। so at that point of time एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि देखो, because of his unsoundness he might be doing something prior to the commission of an act। जो भी उसने किया उसको करने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। जिस टाइम पे उसने एक्ट किया होगा उस टाइम पे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में कुछ हो रहा होगा, और इवेंट होने के बाद भी कुछ हुआ होगा, सो समथिंग व्हिच इज फॉलोड बाय द क्राइम। तो ये तीनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय द क्रेडिबल एविडेंसेस, ठीक है। तो आईपीसी के सेशंस में हम ये चीजें समझाते हैं कि हाउ द थिंग्स विल वर्क ऑन, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि ये कौन से केस में कोर्ट ने कहा था कि ये तीनों चीजें तो जरूरी हैं, लेकिन साथ के साथ क्रेडिबल एविडेंसेस जो हैं वो भी देखे जाएंगे। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से केसेस का नाम लिखा है, और अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो विल मेंशन इट ओवर हियर राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, जो पहला ऑप्शन है दैट इज इल्वेसन वर्सेस स्टेट 2011 का जजमेंट है। द अदर वन इज सिरावली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द थर्ड वन इज मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों ने मिर्जा घानी बेग तो पढ़ लिया एक बार पहले, तो मिर्जा घानी बेग जजमेंट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन नंबर 86, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंटर था, दिस पॉइंटर वाज गिवन कसक इज सेइंग ऑल ऑफ द अबव। कसक ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? एक कोटेशन एक ही जजमेंट में रखा गया है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको जो कोर्ट का जजमेंट है उसी के साथ रेफर कर रहा हूं। इट इज एल्वेसन वर्सेस स्टेट 2011 सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस केस इज रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 84, सेक्शन नंबर 84 ऑफ आईपीसी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनसाउंडनेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अनसाउंडनेस। अब आगे बात करते हैं। इट वाज हेल्ड दैट व्हाइल डिटरमिनिंग दैट वेदर द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड to the benefit of section 84 of the court has to consider the circumstances as that preceded, attended or followed the crime। लेकिन क्या इसी के बेस पे आप उस व्यक्ति को बेनिफिट दे दोगे? द आंसर इज नो। आगे लिखा है बट इट इज इक्वली ट्रू that the circumstances must be established by credible evidence। देखो, एक व्यक्ति को पागलपन का दौरा पड़ा, सो वो ये नहीं कह सकता कि I got a attack of insanity and because of that the event happened। Something has been followed with this, ठीक है। जब उस व्यक्ति को अटैक पड़ा होगा या कोई फिट उसको आया इंसैनिटी का, सो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट एंड व्हाटएवर द क्रेडिबल एविडेंसेस आर बीइंग प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट विल कंसीडर दैट। तो इलेवेसन वर्सेस स्टेट के केस में 2011 का जजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। कोर्ट ने ये पॉइंटर जो था सेक्शन नंबर 84 की रेफरेंस में
रखा था, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन इट इज अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो है वो आंसर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े या एमसीक्यूज की बुक्स में जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना जजमेंट्स बेस्ड वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है दैट द रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू पनिशमेंट should be the object of criminal law. Reformative approach to punishment should be the object of criminal law. अब देखो ना, आपको ये reformative approach के बारे में पता है कुछ? Yes, anyone who want to say something about the reformative approach over here, you can raise your hand or you can come forward. Yes. Sir, the approach of criminal jurisprudence by which there is a the state try to reform the culprits instead of being punished. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन शालिनी ने दिया। रिफॉर्मेटिव अप्रोच है कि जब भी किसी व्यक्ति को पनिश किया जाता है या दैट पर्सन फाउंड टू बी गिल्टी फॉर एन ऑफेंस, तो हमारा एक जो इंडियन प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति को पनिशमेंट देने का जो कारण है कि हम उसको रिफॉर्म करें, उसको एक बेटर और वाइज पर्सन बनाए, ताकि वो वापस जब सोसाइटी में मिले तो वो एक अच्छा इंसान बने। दैट इज द रिफॉर्मेटिव अप्रोच इन द ब्रॉडर सेंस। देखो हमारे पास जब हम पनिशमेंट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे ना शो करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे इस फाइल में मैंने डाला ही आज कि हमारे पास ना देयर आर सर्टेन थ्योरीज, ठीक है। उन थ्योरीज के बेसिस पे वी यूज टू प्रोसीड, ठीक है। जैसे कि हमारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमारे इंडिया में लगता है, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अ प्यूनिटिव थ्योरी कि सामने वाले को पनिश करना है। कुछ ऐसी थ्योरीज है जिसके बेसिस पे आप समाज में एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहते हो। कुछ ऐसी थ्योरीज है जिसके बेसिस पे आप लोगों को पनिशमेंट देंगे, जैसे उसको कोई लाइसेंस मिला है वो लाइसेंस रद्द कर दिया, या उसको कोई राइट्स मिले तो उसके राइट्स उससे छीन लिए। तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थ्योरीज व्हिच आर गिवन। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। ये फाइल यहां से मैंने क्लोज कर दिया, तो बाद में अलग से आपको सब मेंशन कर ही दूंगा मैं, ठीक है। सुष्मिता कह रही है कि सर क्या आज वाला ये पीडीएफ मिल जाएगा? देखो अगर ये क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं ना 128 तक, तो फिर ये वाला पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। आपका एक ग्रुप बना हुआ है ना एप्लीकेशन पे, HPGS क्रैश कोर्स करके, वहां पे डाल दूंगा, यू पीपल कैन गो थ्रू विद दैट। लेकिन प्रोवाइडेड ये पूरा कंप्लीट हो जाए, अगर पूरा नहीं होगा तो फिर कल के आंसर्स आप पहले ही देख लोगे, ठीक है। चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन है दैट द रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू पनिशमेंट should be the object of criminal law in order to promote rehabilitation without offending communal conscience and to secure the social justice। ये कौन से केस में कहा गया है? पहला ऑप्शन है नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट इज ऑफ 1978, and the other one is फूलकुमारी वर्सेस ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट जेल, सेंट्रल जेल तिहाड़, दिल्ली, and the third option is गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। Any one of you who can give me the answer if you have any idea of this? No idea? Yes, देखता हूं किसी एक व्यक्ति ने तो भेजा है कुछ। बी कह रहे हैं फूल कुमारी के केस की बात हो रही है। नहीं, देखो ये तुक्का लगाते हो आप लोग ना, ये तुक्का नुकसान कर जाता है। गेस वर्क डज नॉट मेक योर सिलेक्शन, ठीक है। नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को मार्क कर लो, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू द रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ब्रीफ में लिख लो, बाकी तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ द क्रिमिनल लॉ इज दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज गिवन इन नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। 1978 का केस है। मैं यहाँ पे इस केस का एक ब्रीफ जो है तो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। ये लिखा हुआ है इन द केस ऑफ नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इट वाज हेल्ड दैट रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पनिशमेंट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन ऑर्डर टू प्रमोट रिहैबिलिटेशन विदाउट ऑफेंडिंग द कम्युनल कंसाइंस एंड टू सिक्योर द सोशल जस्टिस। देखो अभी हम लोग ये जैसे डिस्कशंस कर रहे हैं ना, ठीक है, अभी तक हम जितने भी हमने सवाल अभी तक डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप गलती ना करें, ठीक है। बहुत ही
बुरा होगा ऐसा कि अगर आपने वो सवाल जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं along with the Bayer Act, along with the explanations we are discussing, और फिर भी अगर गलत हो जाए तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। तो बार बार इनको तो रिवाइज करना ही है, लेकिन डोंट स्टिक टू दिस मच ओनली, ठीक है। इसके ज्यादा इससे आगे भी जाना है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीजें और भी जरूरी रहती हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आंसर आप लोग दे सकते हैं इसका। When any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by neck till his death. However, the hangsman who hanged the offender in pursuance of the judgment of the court of justice is not liable to any punishment by virtue of 76, 77, 78, 79. Yes. ठीक है। तनु आप आंसर नहीं देते हो, मैं देख रहा हूँ, आप बहुत रेयरली आंसर देते हैं, बाकी सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, ठीक है। ये सी आंसर जो है वो ज्यादातर लोग दे रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 78, परफेक्टली फाइन। अब देखो ना, आपको 78 तो पता है, लेकिन बाकी सेक्शंस का भी हमेशा ध्यान रखना है। The other sections are related with which of the particular thing? Section number 75 relates with the concept of mistake of fact and a person believes himself to be bound by law to do it. 77 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जब जुडिशियसली किसी जुडिशियल ऑफिसर को अपने ड्यूटीज परफॉर्म करते समय कोई भी ऑर्डर, जजमेंट एक्सेट्रा जब पास करना है, व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही इज नॉट क्रिमिनली लायबल फॉर दैट। किसी जज के ऑर्डर को एग्जीक्यूट अगर किया जाता है तो सेक्शन 78 कहता है कि जो भी व्यक्ति एग्जीक्यूशन कर रहा है वो लायबल नहीं है। तो हैंग्समैन जो होता है, जिसको आप हिंदी में जल्लाद कहोगे, हैंग्समैन को जो इम्यूनिटी मिलती है वो सेक्शन नंबर 78 देता है। और 79 बात करता है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी justified by law in doing that thing, ठीक है। तो these are the four things which we have to understand. चलिए, coming to the next one, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, A is at work with a hatchet. The head of the hatchet flies and kills the man who is standing thereby. Here, if there is no want of proper care and caution on the part of A, then A is liable for culpable homicide not amounting to murder. The act of A is excusable. There is accident by virtue of section 80 of IPC. Both A and B are correct. Yes, what should be the right answer? Eliminate करो ना, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो ज्यादातर लोग कह रहे हैं यस, दैट देयर इज एन एक्सीडेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 80 ऑफ आईपीसी, ठीक है। सो ये जो सुरेंद्र कह रहे हैं सर ए, सुरेंद्र यहाँ पे एक चीज को फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देयर इज नो वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन ऑन पार्ट ऑफ ए, कि ए को ज्यादा कोई सावधानी बरतने की जरूरत वहां पे नहीं है मौके पे, ठीक है। नो वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिखा है। अगर यहाँ पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन होता और वो नहीं रखता तब ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में शायद चला जाता, लेकिन या फिर डेथ बाय नेग्लिजेंस में चला जाता, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर question is concerned, this question is directly based upon the illustration of section number 80, and as far as the answer is concerned, the people who have given the answer, that is option number C, correct option है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो that accident is a defense under section 80। देखो, अब जब ये से एक्सीडेंट की बात आ रही है ना, मान लो यहाँ पे केयर एंड कॉशन रखने की जरूरत होती है और व्यक्ति नहीं रखता, तो फिर हम चले जाते हैं 304 कैपिटल ए में। 304 कैपिटल ए और सेक्शन 80 का बहुत अच्छा गठजोड़ है कि अगर आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट मिल सकता है तो सेक्शन 80 अप्लाई होता है, और अगर वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता तो डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर डेथ वाला सिचुएशन है प्रोवाइडेड, तो 304 कैपिटल ए का चार्ज लगेगा। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है ना, आपको एग्जाम में मींस लिखते समय ऐसे सवाल जो है वो आ जाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we have to consider that how 304 capital A and section 80 are to be correlated with each other. अब जैसे सुष्मिता यहाँ पे कह रही है कि सर व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, ऑप्शन बी कह रहा है द एक्ट ऑफ ए इज एक्सक्यूजेबल, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, द एक्ट ऑफ ए इज एक्सक्यूजेबल, बट we have to find the better option ना। तो better option is given in option number C। अगर यहाँ पे
ये लिखा होता ना दैट बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो हम डी को मार्क करते हैं। दैट इज द थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन व्हिच आई यूज्ड टू मेंशन ओवर हियर। ठीक है, तो अगर आपको तीनों ऑप्शंस में से बेरेक्ट के बेसिस पे जो परफेक्टली फाइन ऑप्शन मिलता है हम उसे मार्क करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल आए तो बेरेक्ट के बेस पे आपने चलना है। डोंट अप्लाई योर ओन माइंड, बट एवर इज रिटन इन द बेरेक्ट अप्लाई दैट। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिविटी में और सब्जेक्टिविटी में यही फर्क है। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हो तो आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाता है, बट एज फार एज द ऑब्जेक्टिविटीज आर कंसर्न, जो बेरेक्ट में लिखा है, अगर बेरेक्ट बेस्ड सवाल है तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, सेक्शन नंबर 80 से रिलेट कर रहा है अगेन। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। That an act which is not an offense will not be an offense by virtue of section 80F. बड़ा ध्यान से समझिएगा, लेंदी सवाल होगा। Merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, to done without any criminal intention to cause such harm in good faith for the purpose of preventing or avoiding the harm, another harm to the person or property. अब ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 80 से रिलेट करता है? यस और नो करके जवाब देंगे। इज दिस फर्स्ट ऑप्शन रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 80 ऑफ आईपीसी? यू पीपल आर सेइंग नो। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो चीज लिखी है कि एक व्यक्ति जानबूझ के हार्म कॉज कर रहा है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अनदर हार्म। ये तो सेक्शन 81 का प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का। ठीक है, सो अगले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन तो पहले ही हमने दरकिनार कर दिया। ठीक है, इट इज टू बी अवॉइडेड। तो अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and caution। तो ये तो सेक्शन 80 से रिलेट करता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर द अदर ऑप्शंस देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है is done by a child under the 7 years of age। again this particular pointer is on the basis of section number 82। ठीक है, और दूसरा कह रहा है if it is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind etc। ये सेक्शन नंबर 84 का प्रिंसिपल है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये सारे सेक्शन ना इतनी बार हमने एक एक करके पढ़ लिए, तो मेरे ख्याल से दिमाग में ना स्टोर हो जाने चाहिए, और साथ साथ रिविजन्स जो है वो करते रहो, इनको छोड़ना नहीं है। हमारा आईपीसी में ना जो आपका सेक्शन नंबर 100 वाला एरिया है, यहाँ से बहुत सवाल उठता है, और इसके साथ साथ द अदर वन दैट इज जो आपका सेक्शन नंबर 299 से लेके तकरीबन सेक्शन नंबर 460 तक, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। जो हमारा कल का एरिया रहेगा ना, जो हमारा सेट नंबर 2 रहेगा डिस्कशन के लिए, उसमें इतना ज्यादा काम नहीं है, बिकॉज सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 298 तक की बात करूं तो बड़े रैंडम एरियाज जो है वहां से सवाल आते हैं, ऑफबीट एरियाज हैं, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो विल डिस्कस कुछ एक ऐसे केसेस हैं जो जनरली पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, तो उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो मेरे ख्याल से सवाल पढ़ने से पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया क्या आप लोगों ने? The question is, what does malitious supplet oitium means? That is, malice supports onus of proof, malice supports burden of proof, malice supplies defect of ears, and the last one is malice does not supply the defect of ears. Yes, what should be the answer? So let me see. ये आप लोगों ने इसी क्वेश्चन का जवाब दिया है क्या? बी जो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, most of you are giving the answers, that is just hold on। हाँ, अब ए पे आ गए हो। ठीक है, malice supports the onus of proof, malice supports the burden of proof, malice supplies the defect of ears, and malice does not supply the defect of ears। yes, मेरे ख्याल से सही जवाब तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो इसका सही आंसर है that is this one। ठीक है, malice supplies the defect of ears। अब आप पूछोगे सर ये कैसे है? so it is to be related with section number 83 of IPC। तो 83 जहां पे लिखा है कॉपी पे, वहां पे ये मैक्सिमम अगर लिख लो तो ज्यादा बेटर है।
ठीक है, इसका मीनिंग भी मैं साथ में, मीनिंग तो लिखा ही है, दैट इज मैलिस सप्लाइज द डिफेक्ट ऑफ ईयर्स। इसका रीजन समझा देता हूं कि ये क्या है। ठीक है, पहले तो मैक्सिम लिख लो, फिर आफ्टर आई विल डिस्कस। ठीक है, सभी लोग बी सी करी जा रहे हैं। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, है ना, मैलिस सप्लाइज द डिफेक्ट ऑफ ईयर्स। देखो सेक्शन नंबर 83 के अंदर क्या प्रिंसिपल है। 83 का प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है, 12 साल से कम है, एंड दैट पर्सन इज इमैच्योर टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर ही इज डूइंग, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल गेट इम्यूनिटी। ठीक है, अगर वो इमेच्योर है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा, सो हम उसको लायबल नहीं कर सकते। लेकिन इफ दैट पर्सन हैज अटेन्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी, सो वी कैन मेक दैट पर्सन लायबल। सो मैलिस इज सप्लाइड बाय द डिफेक्ट ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसी का मीनिंग जो है मैं आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ जस्ट। स्पीकर्स म्यूट करेंगे, देयर इज डिस्टर्बेंस ओवर हियर। Yeah, so that is malice supplies defects of years and it is on the basis of liability under section number 83 of the act. ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मेंशन कर ही लिया मेरे ख्याल से, सेक्शन नंबर 83 से रिलेट कर रहा है। मैक्सिम ध्यान में रखना, इट इज malleolus supplet oetium, that is malice supplies the defect of years। चलिए अगला सवाल जो है अगेन रिलेटेड विद द वी कैन से मैक्सिम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है उस पे आएंगे, और बाकी के मैक्सिम्स कुछ एक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, कुछ एक जो है मैं आपको मेंशन जो आपको रिटन नोट्स दूंगा उसमें आ जाएंगे। लिखा है लेट हिम सिन व्हेन ड्रंक एंड बी पनिश्ड व्हेन सोबर। ठीक है, कि जब वो ड्रंक है उसको पाप करने दो, और जब वो सोबर हो जाएगा तो पनिश कर देंगे। इज कंटेन्ड इन 86 ऑफ द IPC। The legal maxim for the same is which of the following? Yes, it is this one. This one, that is qui peset abris luet soberis. ठीक है, the meaning is let him sin when drunk and be punished when sober। कुछ एक लोगों ने यहाँ पे मैसेज भी भेजा है। ठीक है, डी आंसर दे ही रहे हैं आप। ठीक है, ये सोबरिस से याद रखना ना। ठीक है, इससे समझ में आ जाता है दिस वन। ठीक है, तो बाकी की जो मैक्सिम्स है उनका मीनिंग है मैं आपको बताऊं। ये सेक्शन नंबर 86 से रिलेट करता है। बहुत सारे मैक्सिम्स हो गए आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए, और ये वाला जो एरिया है ना हमारा जनरल एक्सेप्शंस का, ज्यादातर मैक्सिम्स यहीं पे हैं। ठीक है, फर्दर आगे के एरियाज में इतने ज्यादा मैक्सिम्स नहीं है। चलिए अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैक्सिम। मेरे ख्याल से ये मैक्सिम हमने पहले भी डिस्कस किया है या इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको एक टेस्ट बताया था। ठीक है, मेरे ख्याल से जवाब आपने देना शुरू कर दिया। ठीक है, 84 जवाब आ रहा है। द मैक्सिम इज फ्यूरोसी नला वॉलेंटस एस्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। द प्रोविजन इज सेक्शन नंबर 84। ठीक है, दिस पर्टिकुलर वर्ड विल टेल यू दैट वेदर 84 विल अप्लाई और नॉट। तो अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के मैक्सिम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम इज दिस वन। मीनिंग मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था इसका। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 87 है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, एक केस का नाम आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप लोग बिना ऑप्शंस देखे भी आंसर जो है वो देने के लिए कैपेबल हो जाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। P and K were cadets on a training in the Indian Air Force Academy, Jodhpur, but P was discharged on the ground of misconduct. On the fine day, K helped with the help of P, who know flying, took off aircraft Harvard HT 822 ये aircraft का नाम है, without authorization, and on the same day the Air Force landed at the place in Pakistan. Some days later, they contacted the authorities on the Indian High Commission, and on their way to India, they were arrested at Jodhpur. State the case law on which the aforesaid facts are based. मैं बिना ऑप्शन दिखाए आप लोगों से जो है आंसर जो है वो डिमांड कर रहा हूँ।
KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, आधा सुष्मिता ने कहा और आधा शालिनी ने कह दिया, ठीक है, बहुत सही से आंसर आप लोगों ने दिया है। ये डिस्कशन हम लोग जब रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस वाला एरिया डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी आया था। द करेक्ट आंसर इज KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखो ना, 3 ऑप्शन है। KN मेहरा तो आपको पता लग गया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह आपको पता है डिसऑनेस्टी ऑफ फ्रॉडुलेंटली की बात करता है, और मृणाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा ये हमें शायद ना पता हो, तो इसका जो है ब्रीफ आपको मिल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर केस है किस चीज से रिलेट करेगा। तो जब हम सेक्शंस वहां पे गो थ्रू करेंगे तो यू विल गेट टू नो। चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बिट वी कैन से ट्रिकी। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इफ अ पर्सन हु इज ड्रंक किल्स अनदर, दिस शैल बी a felony and he shall be hanged for it, and yet he did it through ignorance, for which he was drunk and he had no understanding nor memory, but in as much as that ignorance was occasioned by his own act and folly, and he might have avoided it, he shall not be privileged thereby। तो ये कौन से केस का कोटेशन है? तो यहाँ पे हमारे सामने 4 केसेस हैं। नंबर 1 इज द DPP वर्सेस बियर्ड, the other one is Sudhu Kambar versus King, the third one is Reginer versus Foxa, and the last one is Basudev versus State of Pepsu। so ये जो particular हमारा phrase है, ठीक है, this one, this is related with option number C, ठीक है, Reginer versus Foxa। अब आपको ये जो केस है थोड़ा सा जनरली हम देखें तो ये हमारे बहुत सारे ध्यान में, ये सॉरी बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये केस जो है नहीं रहता है। दिस केस इज जनरली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन नंबर 85 एंड 86, दैट इज द इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। और इंटॉक्सिकेशन से रिलेट किया कि कैसे एक व्यक्ति जिसने जो ड्रंक है और उसने एक ऑफेंस किया है तो उसको क्या सजा होनी चाहिए एटसेट्रा। लेकिन ये पुराना केस है, इंग्लैंड का केस है रिलेटेड विद द इशू ऑफ इंटॉक्सिकेशन। कसरजीत सिंह, DPP वर्सेस बियर, देखो सारे केसेस इंटॉक्सिकेशन वाले यहीं पे नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी भी केसेस हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो रेजिना वर्सेस फोगोसा इज द करेक्ट जजमेंट। अब आपको ये ध्यान में अगर रखना है ना तो फोगोसा से ये फेलोनी वर्ड को ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, तो थोड़ा सा माइंड में हमेशा रहेगा। बाकी आई विल शेयर इट टू पीपल, जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो वहां पे इसको डाल देना, ठीक है, या अपने जिस भी तरीके से आप इसको याद कर पाए उस तरीके से इसको समझना। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा जाता है। लेट अस सी दैट वेदर यू पीपल आर एबल टू गिव द आंसर टू दिस और नॉट। दैट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 81 नेसेसिटी के प्रिंसिपल से रिलेट करेगा। इट इज डैश in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such nature as to meant to justify or excuse for the doing of the act with the knowledge that it was likely of causing harm, ठीक है। तो which of the following is the correct option? Is it a question of law? Is it a question of fact? Is it a mixed question of law or fact, or none of the above? Yes, आप 81 के अंदर जब डिफेंस ऑफ नेसेसिटी रेज करते हैं तो आप किन ग्राउंड्स पे नेसेसिटी के प्रिंसिपल को लेके आते हैं? आप क्या कहते हैं? इज इट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ? Yes, so the correct option you people are giving it, that is B, definitely fine, it is a question of fact। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आना चाहिए। सेक्शन नंबर 81 कहता है कि फैक्चुअल चीज है ना, फैक्चुअल चीज है कि आपने जिस हार्म को अवॉइड किया या जिस हार्म को आपने जो है प्रिवेंट करने की कोशिश करी ताकि जो है एक बड़ा हार्म जो है वो बच जाए, एंड यू आर जस्टिफाइंग एंड डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग ओवर देयर, सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है ना, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Yeah, the question is wrongful gain is a gain by dash means of property to which a person gaining is not legally entitled. Illegal means, unlawful means, wrongful means or deceptive means. Yes, सेक्शन नंबर 23 के अंदर क्या चीज रखी गई है? wrongful gain is a gain by, unlawful means, illegal means, wrongful means और deceptive means. Yes. ठीक है, सभी लोगों ने मेरे ख्याल से बी ही आंसर दिया है, दैट इज अनलॉफुल मीन्स। तो हमारे बेरेक्ट में अनलॉफुल वर्ड लिखा है तो हम अनलॉफुल को ही फॉलो करते हैं। लेकिन यहीं पे मैं एक छोटा सा पॉइंटर आपको और क्लियर कर देता हूं। देखो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन जो था, फर्स्ट लॉ कमीशन ने ये कहा था कि आईपीसी के अकॉर्डिंगली या आईपीसी के अंदर अनलॉफुल और इलीगल वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। द फर्स्ट लॉ कमीशन हैज स्टेटेड दैट एज फार एज आईपीसी इज कंसर्न्ड there is no difference between the word unlawful and illegal as far as IPC is there. बाकी ऑफेंसेस, बाकी लॉज में जैसे कि सिविल लॉ है या बाकी लॉज है, उनमें जरूर इलीगल और अनलॉफुल में डिफरेंस हो सकता है, बट आईपीसी के दरमियान दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा। ये फर्स्ट लॉ कमीशन ने कहा था, तो इसका ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है दैट हु स्टेटेड दैट देयर इज नो डिफरेंस in the word unlawful and illegal as far as IPC is concerned. So it is the first law commission which has stated so. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। लेकिन क्योंकि ये सवाल जो है सेक्शन नंबर 23 से रिलेट कर रहा है ना, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना है। एंड द वर्ड wrongful is the correct answer, sorry, unlawful is the correct answer. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 67। तो 67 तो अभी हमने डिस्कस भी किया, उसी से दोबारा से सवाल उठा है। The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of fine, हमने करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, ध्यान रखना। Shall not exceed the following say for the term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 20। ये ठीक है। Next one is for a term not exceeding 4 months when the amount of fine shall not exceed 100 rupees. ठीक है। Next one is for a term not exceeding 6 months in any other case, and the last one is all of the above are correct. So which is the correct option? Yes, कौन बताएगा? ठीक है, सो पहला भी ठीक लग रहा था, दूसरा भी ठीक लग रहा था, चौथा भी, तीसरा भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। सो जब इन्होंने कह दिया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है दैट इज रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर 57 ऑफ आईपीसी, that in calculating the fractions for the term of imprisonment, punishment, imprisonment for life shall be reckoned equivalent to what? 7 years, 14 years, 20 years, और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। It is imprisonment till the remaining of the life of the imprisoned person. Yes, which is the right option? So you people are giving the answer that is C. C में जो है 20 years की बात है, perfectly fine। कभी भी जब आप fractions की calculation करना चाहो और life imprisonment जो है उसको हम 20 साल मान के चलते हैं, लेकिन अगर reality में देखा जाए तो life imprisonment is for the whole life. Many judgments we have discussed in the classes also. ठीक है, that imprisonment for life means the whole life of a person. It does not mean 14 year, 20 year or so on. लेकिन अगर फ्रैक्शंस कैलकुलेट करनी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट के आधार पे कुछ आपको गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो दैट विल बी काउंटेड एज 20 इयर्स। ठीक है, अब वो तो बाकी तो डिटेल वाला एरिया है ना कि कैसे कैलकुलेशन करना है, ऑल दैट स्टफ। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये सेक्शन नंबर 57 से रिलेटेड था आपका सवाल। अगला सवाल जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेट करता है। The question is, if the term of imprisonment to which an offender is to be subjected is more than 1 year, then the solitary confinement which may be awarded to him shall not exceed. तो अगर एक व्यक्ति को 1 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, तो उस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो उसे कितने टाइम का हो सकता है? 1 month, 2 month, 3 month, और no particular time is prescribed. Yes, who will give me the answer? So ठीक है, 3 कह रहे हैं सुरेंद्र, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप मेंशन करना चाह रहे हैं। यस, 3 months।
बाकी लोग भी सी पे ही आएंगे। ठीक है, 3 months. So the solitary confinement, what is the maximum limit for which you can solitary confine a person? Yes, that is 3 years. Is the maximum duration for which a person can be put in the solitary confinement, 3 months. ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं that what is the duration of intervals between the solitary confinement, आपको पता है intervals कैसे calculate करते हैं? Anyone? ठीक है, कुछ एक 14 डेज कह रहे हैं, रविंदर जी ने 7 लिखा है। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन देयर मस्ट बी सम क्लेरिफिकेशन ओवर दिस। यस, ठीक है, शालिनी जो है वो कह रही है 14 डेज इफ 3 months, और अगर 3 महीने से ज्यादा है देन, अगर पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा है देन। चलो मैं आपको ना एक ब्रीफ में इसको यहाँ पे मेंशन करके बताता हूँ, जस्ट बी फ्यू सेकेंड्स। इसका एक छोटा सा टेस्ट है जो अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। आप में से किसी का स्पीकर अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए उसको। ऐसे जब रिकॉर्डिंग सेशन आप लोग सुनेंगे तो उसमें डिस्टरबेंस है। यस, सो ओवर हियर यू कैन सी सेक्शन नंबर 74 जो है ना, वो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। जनरली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो लिमिट है कि आप एक टाइम पे 14 डेज के लिए एक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको आप 14 डेज का इंटरवल देंगे, फिर उसके बाद वो दोबारा से कन्फाइनमेंट में जाएगा। लेकिन अगर पनिशमेंट जो एक व्यक्ति को दी गई है, मतलब जो नॉर्मल पनिशमेंट है, वो 3 महीने से ज्यादा की है, तो उस केस में 1 महीने में व्यक्ति जो है वो सिर्फ 7 डेज के लिए सॉलिटरी कन्फाइन जो है वो रहेगा, फिर उसके बाद वो ड्यूरेशन जो है उस तरीके से इंटरवल्स के साथ चलती जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेक्शन नंबर 74 जो है वो इसको रिलेट करता है और डिफाइन भी करता है कि किस तरीके से आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो व्यक्ति को दोगे। तो 14 डेज एंड 7 डेज प्रिंसिपल है। जनरली जो रूल है वो ये कि 14 डेज का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, देन अगेन 14 डेज का इंटरवल, फिर 14 डेज का कन्फाइनमेंट, फिर 14 डेज का इंटरवल, इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की है तो 7 डेज का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होने के बाद उसका 7 डेज का इंटरवल जो है फिर उसके बाद रहेगा। तो दैट इज द करेक्ट मैकेनिज्म दैट हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सो कमिंग टू द, वैसे तो हमारा सवाल नहीं था लेकिन मैंने आपको जनरल डिस्कशंस में इसको लिया है। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मार्क करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। लिखा हुआ है that common intention means a pre-oriented plan and acting in pursuance to the plan. Thus common intention must exist prior to the commission of the act in point of time. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन जो है वो कह रही है कि श्यामलाल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की रेफरेंस यूज की जा रही है, 2012 का केस है, जिसमें ये कहा गया था दैट कॉमन इंटेंशन मस्ट बी अ प्री ओरिएंटेड प्लान एक्टिंग इन परसुएंस टू द प्लान, की जो प्लान बनाया उसी की परसुएंस में आप जो है एक्ट कर रहे हैं। दस कॉमन इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा कह रहा है the burden lies on the prosecution to prove the actual participation of more than one person for the commission of the criminal act
was done in furtherance of the common intention at the prior concert. तो मृणाल दास का जजमेंट आपको ध्यान आ रहा है, अभी ऊपर भी एक बार आया था. तो दिस इज मृणाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, सेक्शन नंबर 34 से रिलेट करता है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे और फर्दर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जो है सभी लोग एक्ट कर रहे थे. तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है. थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी आर करेक्ट. तो इसमें दोनों ही जो फर्स्ट और सेकंड में जो लिखा है दोनों ही चीजें ठीक है. ठीक है, मृणाल दास और जो दूसरा जजमेंट है श्यामल घोष का, दोनों में सेम पॉइंटर्स जो थे वो रखे गए थे. तो इट मींस द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से दो चीजें और ध्यान में रखनी है अब, क्योंकि हमारे सामने दो केस आए ना, श्यामल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और मृणाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा. तो आपको ध्यान में ये रहना है कि सेक्शन नंबर 34 से ये दोनों केसेस जो है ये रिलेट करते हैं. ठीक है, आंसर्स आप लोगों ने दिए थे, सी मैंने देखे. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. Yeah, so next question is related with the private defense area. Let us see what is written over here. लिखा है A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob. तो बहुत सारी भीड़ जो है वो एक व्यक्ति की तरफ अटैक करती है, जिससे उसका मर्डर भी किया जा सकता है, ऐसी आशंका है, और वो अपना प्राइवेट डिफेंस इफेक्चुअली एक्सरसाइज नहीं कर रहा. उसके कुछ कारण है. एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग अ यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब. ठीक है, एक जैसे ये बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए. अब ये मॉब ने ए के ऊपर अटैक किया है और ए को अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि मॉब के बीच में एक छोटा बच्चा भी है और उसकी जान को खतरा है, और इसको अगर अपना डिफेंस लेना है तो ही हैज टू टेक द रिस्क ऑफ दैट चाइल्ड्स लाइफ. ठीक है, तो लिखा है अब उसने फायर किया और मान लो जो है गोली किसी बच्चे को लग जाती है जो वहां पे था. लिखा है A commits no offense if by so firing he harms a children. This situation is covered by 97, 99, 103, 106. Yes, quickly. Which of the concerned section is related with this particular situation? सुरेंद्र ने जवाब दे दिया है D. ठीक है शालिनी, आप पिछले सवाल पे जो जवाब दे रहे हैं मैं उस पे आता हूं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर 106 इस चीज से रिलेट करता है. ये जो ऊपर लिखा है दैट इज द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन नंबर 106. अब दूसरी बात करते हैं जो शालिनी आप कह रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ मोमेंट. देखो स्पर ऑफ मोमेंट में कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो जाती है, कोई मना नहीं कर रहा. हम ये कह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर दो केसेस में क्या कहा गया था. तो इन दोनों केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जर्नल जो ओपिनियन था वो ये दैट at the time when the person is doing something in furtherance of the common intention, there must be a pre-oriented plan, and that plan is to be formulated, that plan is to be implemented. That is being decided in these two cases. Whether a common intention can be formed at the spur of moment, on the spot, definitely it can be, but उस चीज का इन केसेस से कोई वास्ता नहीं है. अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करना लगोगे ना तो आप लिख दोगे neither A nor B. ठीक है, वो गलत हो जाएगा. सो दोनों ही जो पॉइंटर्स रखे गए हैं मृणाल दास की जजमेंट और श्यामल घोष का, वो दोनों ही पॉइंटर्स ठीक थे. ठीक है, तो दैट इज व्हाई हमें जो बाकी चीजें आती है ना, व्हाटएवर इज इन अवर मेंटल कंसाइंस, ठीक है, जिन चीजों को हम समझते हैं, जिनकी एप्लीकेशन होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी में अपना सारा का सारा दिमाग लगाना है. वी जस्ट हैव टू फॉलो द जजमेंट. ठीक है, व्हाटएवर इज रिटन वी हैव टू फॉलो दैट. आंखें बंद करके आंसर जो है वो देना होता है. आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज फार एज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंसर्न. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत सिंपल सा सवाल है दैट आईपीसी केम इनटू फोर्स ऑन व्हिच डेट. यस, क्विकली, इट केम इनटू फोर्स ऑन व्हिच डेट. इसका भी अगर कोई सवाल गलत देगा ना जवाब तो पिटाई हो जाएगी. यस, व्हिच इज द डेट ऑन व्हिच द आईपीसी केम इनटू फोर्स. कमेंट करके लिखो ना.
ये 6 अक्टूबर वाला कौन है? जस्ट होल्ड ऑन। शालिनी आप ये 6th of October तो नहीं कह रहे? देखो एज फार एज दीज टू डेट्स आर कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका डिफरेंस बताओ। 6 अक्टूबर 1860 और 1 जनवरी 1862, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। दिस पर्टिकुलर डेट इज द डेट ऑन विच द आईपीसी वाज इनैक्टेड। दिस इज द डेट ऑन विच द आईपीसी केम इनटू फोर्स। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स। सवाल क्या पूछ रहा है? ऑन विच डेट इट केम इनटू फोर्स? इट इज ऑफ 1st of January 1862। इतना इजी सवाल जो है ये बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। अब आईपीसी में ऊपर लिखा हुआ है कि 6 अक्टूबर 1860 की बात है, लेकिन द डेट ऑफ इनफोर्सिबिलिटी इज टू बी सीन एंड द डेट ऑफ इनफोर्सिबिलिटी इज 1st of January 1862। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगला सवाल जो है अगेन इसी से रिलेट कर जाएगा, जवाब मेरे बिना पूछे ही आप लोग दे सकते हैं। That IPC received the consent of the Governor General of India on which of the following date? Yes, अब सही जवाब दे दो। It is 6th of October 1860। 6th of October 1860 को गवर्नर जनरल का जो था कंसेंट मिल चुका था, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट आईपीसी वाज इनैक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। लेकिन इसकी जो इनफोर्सिबिलिटी है वो 1862 में लाई गई थी। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब ये सिंपल से सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रिवी काउंसिल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? सोचने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का जो केस था, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is, which section of IPC deals with the offense caused partly by act, partly by omission? Factual सवाल है, क्या आंसर होना चाहिए? It is section number, देखो 39 में क्या है, आप लोगों को ना सेक्शन भी याद करने हैं। 39 में क्या है? Voluntarily, ठीक है। 38 में क्या है? A person should be liable for different acts, ठीक है। 37 में क्या है? What is there in 37? Yes, 37 talks about the cooperation of the person, and 36 talk about when the person is doing something partly by act, partly by omission, that thing is to be considered to be a single offense। ठीक है, तो 100 सवाल जो है हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the imprisonment for the non payment of fine shall terminate on, कि अगर आप फाइन जो है वो जमा नहीं करवाते हैं, अगर आप जो है फाइन जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी जो पनिशमेंट है वो कब खत्म होगी? ऑन द पेमेंट ऑफ फाइन। सेकंड है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन। ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन, मतलब कि आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए सजा दे दी, वो सजा खत्म हो गई। और दूसरा है कि जब आपने फाइन पे कर दिया तो, और ईदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? यस, ठीक है, सी आंसर इज देयर, डेफिनेटली फाइन। सी जो है वो सही जवाब है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। If the imprisonment is up to 6 months, then what will be the limit of solitary confinement? If the imprisonment is up to 6 months, what is the limit of solitary confinement? 15 days, 30 days, 1 month or 2 months? Yes. सवाल का सही जवाब कौन देगा? Yes. If the imprisonment is up to 6 months, what is the limit of solitary confinement? ठीक है, so 1 month is the correct answer। ठीक है, सही जवाब दे रहे हैं। अगले पे आते हैं। How much time interval must be there in the solitary confinement if the person is imprisoned, if the person is in the imprisonment of less than 3 months? Yes, what should be the interval between the solitary confinements? That is, yes, how much? 14 days। अभी तो पढ़ा, ठीक है, 14 days। 14 days का इंटरवल रहेगा, फिर 14 days का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दोबारा से हो सकता है। चलिए अगला सवाल जो है बड़े इजी सवाल है। अब तो एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस कवर्स व्हिच चैप्टर्स ऑफ आईपीसी? यस, चैप्टर नंबर 12 और 18, चैप्टर नंबर 13 और 17, 12 और 17, 14 और 18। सो आंसर इज बीइंग गिवन बाय यू पीपल। ठीक है, सी आंसर जो आप लोग दे रहे हैं परफेक्टली फाइन। सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। चैप्टर नंबर 12
काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स की बात करेगा। चैप्टर नंबर 17 जो है वो आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करेगा। इन दोनों ऑफेंसेस चैप्टर्स में अगर एक व्यक्ति का ऑलरेडी कन्विक्शन हुआ था, ऑफेंस जो था उसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा तक की थी। कितनी सजा हुई है दैट इज नॉट मटेरियल, बट ऑफेंस की पनिशमेंट लॉ के अंदर 3 years तक रखी गई है या उससे ज्यादा है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस पे उस व्यक्ति की सजा जो है वो और ज्यादा हो सकती है, एंड दैट कैन एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इट मे गो टू द मैक्सिमम ऑफ 10 years। अगला सवाल, डिफेंस ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर कैन बी टेकन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। बच्चों वाला सवाल है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। डिफेंस ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर कैन बी टेकन अंडर सेक्शन नंबर 76, ठीक है। सेक्शन नंबर 76 सही जवाब है, ठीक है। सेक्शन नंबर 76 टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, कि अगर किसी सुपीरियर ने इन कंफर्मिटी ऑफ लॉ आपको कोई ऑर्डर दिया है और आप उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो जो भी आपने किया है उसके लिए आपका सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस पे आ रहे हैं। The maxim court necessities non-habit legum is related to which of the concerned section? 83, 81, 80, 85. Section number 81 is the correct option. Court necessities non-habit legum is related to the principle of doctrine of necessity. Next सवाल पे आते हैं। Irresistible impulse is a defense in India, England, both A and B और none। आंसर जो है वो आपके वैसे सामने ही आ गया है, दैट इज नन। इंडिया और इंग्लैंड में इररेजिस्टिबल इंपल्स बिल्कुल भी डिफेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कल भी शायद हम लोगों ने इस पॉइंटर पे डिस्कशन किया था, इररेजिस्टिबल इंपल्स या इनसेन डिल्यूजन्स एक्सेट्रा वाली जो बातें थी। नेक्स्ट है, व्हिच केस इज लेट डाउन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर 84? आर वर्सेस डैनियल, क्वीन वर्सेस जुडले, आर वर्सेस टॉल्सन, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। द आंसर इज आर वर्सेस डैनियल मैग्नॉटन। आर वर्सेस डैनियल मैग्नॉटन का जो केस है, दैट केस इज जनरली रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 84, और सेक्शन 84 का आधार आपका मैग्नॉटन रूल है, और मैग्नॉटन रूल आर वर्सेस डैनियल मैग्नॉटन इसका पूरा नाम था, इसमें बताया गया था। लॉर्ड टिंडल साहब ने ये जजमेंट जो थी ये पास करी थी। इट इज लॉर्ड जस्टिस टिंडल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, लेट अस सी, मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट और है, हम देखते हैं कितने सवाल और कर सकते हैं, ठीक है। सो अगला जो सवाल है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका एचपीजीएस का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। लेट मी फर्स्टली रीड द क्वेश्चन ओवर हियर एंड देन विल आंसर दिस। जस्ट होल्ड ऑन। सभी लोगों की ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे बात ना करें, ठीक है, यहाँ पे कुछ शायद खुद कुछ ना बोले, लेकिन अगर आपसे आंसर्स पूछे जा रहे हैं तो लिख के जरूर बताएं, बिकॉज आप लोगों का जो टेस्ट है ना, कितना तेज आपका दिमाग चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में मैं आज भी अपनी मॉर्निंग के सेशन में यही बात कर रहा था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन, देखो मैं मॉर्निंग के सेशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ यही बात कर रहा था कि आप लोगों को एज फार एज एचपीजीएस इज कंसर्न, वी आर टारगेटिंग एचपीजीएस 2022, और विद गॉड ग्रेस मान लीजिए आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, यू पीपल आर सिटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में एज फार एज द क्रिमिनल लॉ पेपर इज कंसर्न, तो क्रिमिनल लॉ के पेपर में यू पीपल हैव टू आंसर अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 40 सवालों का जवाब जो है वो लिखना पड़ता है। 200 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 40 नंबर की वेटेज रखता है, 5 सवाल करने हैं, 200 नंबर का पेपर है। अब वहां पे जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए पूरा एक 1.5 पेज का सवाल पूछ लेते हैं एग्जामिनर, और क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द क्वार्टर ऑफ द पेज, ठीक है। क्वार्टर ऑफ द पेज मतलब एक पेज का 1/4 हिस्सा, या 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप चले जाएं तो उसमें आपका आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा आपको। नाउ जब भी हम किसी सवाल को पढ़ रहे हैं, उस सवाल का जवाब देना है ना, तो 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिखने की स्पीड तो आपकी उतनी रहेगी, ठीक है। लिखने आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यू कैन इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, यू कैन इंप्रूव योर राइटिंग स्पीड, लेकिन एक अगर एग्जाम आप लिखें, एकेडमिक्स में भी लिखते थे, अगर पहले कभी आपने मेंस का पेपर दिया या नहीं दिया आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन एकेडमिक्स में या ईडी का पेपर अभी कुछ एक लोग देखे आए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने उन्हीं 3 घंटे में एक पेपर लिखा, ठीक है, जिसमें
तकरीबन आप लोगों ने 10 सवाल लिखे होंगे, कईयों के 10 भी नहीं लिख पाए, कई 6 लिखे, 7 लिखे, ठीक है, वो गड़बड़ हो गई। तो आपका एक तो राइटिंग स्पीड जो है ना वो तो उतना ही रहेगा कि अगर आप 3 घंटे की टाइम ड्यूरेशन में 28 शीटें से लेके 32 शीटों तक अगर भर सकते हैं, 32 शीट्स तक अगर भर सकते हो, तो वो तो उतना ही रहेगा। दैट कैन नॉट बी वी कैन से मोर स्पीडी, इससे आप नहीं कर सकते, ज्यादा और स्पीड नहीं ला सकते। लेकिन दिमाग के घोड़े दौड़ाना जरूरी है, ठीक है। आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ मेंस एग्जामिनेशन में, स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एचपीजीएस, तो वो काम करता है। द रीजन इज वेरी सिंपल। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको वो बता रहा हूँ, टेस्ट बता रहा हूँ कि जब हम एकेडमिक्स के पेपर लिखते हैं तो हमें 5 क्वेश्चंस लिखने हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। हमारे पास जो शीट्स हैं वो शीट्स हमारे पास लगभग मैं कहता हूँ कि 32 शीटों का हमारे पास एक बुकलेट आता है। हम अगर एडीए का पेपर दे रहे हैं तो एडीए के पेपर में जैसे इस बार एक सवाल के 2-2 पार्ट्स बनाए गए, तो 10 सवाल पूछे गए, टाइम ड्यूरेशन वही है और शीट्स भी आप लगभग उतनी ही भर पाओगे। यहीं पे अगर हम एचपीजीएस की बात करते हैं, और मैं क्योंकि अभी क्रिमिनल लॉ पे हूं तो क्रिमिनल लॉ की अगर बात करूं तो यू पीपल हैव टू राइट 40 क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन वही है, शीट्स भी लगभग उतनी है, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस। बट ये आप अगर देखें तो आप अगर एकेडमिक्स के बाद डायरेक्ट अगर एचपीजीएस को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आपने अभी अगर लॉ कंप्लीट किया है या 1-2 साल हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम अगर मीन्स अगर आप लिखो, तो यू कैन इमेजिन दैट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड 8 टाइम्स मोर फास्टर। 8 गुना ज्यादा तेज दिमाग दौड़ाना पड़ता है, 8 गुना ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपने 5 सवालों के जवाब लिखने हैं 3 घंटे में, यहाँ पे आपने 40 सवालों के जवाब लिखने हैं 3 घंटे में, तो 8 गुना रफ्तार आपके दिमाग की ज्यादा चाहिए। एंड दिस इज वी कैन से, अगर आप एडीए का पेपर पहले लिखे हैं तो आपको 4 गुना रफ्तार से और तेज चीजों को समझना है। सो द थिंग इज नॉट दैट वेदर यू आर एबल टू राइट विद इन द 3 आवर्स ड्यूरेशन और नॉट, यू पीपल कैन राइट इट वेरी वेल, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू दैट हाउ वी आर अप्लाइंग आवर माइंड इन द क्वेश्चन, व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको अपना अगर पर्सनल एग्जांपल दूं, 2017 की मैं बात कर रहा हूं। 2017 में when the judicial exams were there, so we have given the attempt for that. So at that point of time सिर्फ 2 वैकेंसीज थी, शायद मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया होगा। only 2 vacancies were there, 6 people were to be shortlisted for the interview. My rank was 7th in the list, ठीक है, तो 7वें नंबर पे I was there. But when you go for the evaluation of the marks, ठीक है, तो ये जो 6 कैंडिडेट्स हैं या इवन जो मेरे 2-3 नीचे और भी जो रैंकर्स थे जो टॉप 10 में थे, सो यू पीपल कैन सी कि इनकी जो मार्क्स की जो इवैल्यूएशन है वो 465 से लेके तकरीबन 480 तक की रेंज में थी, या 490 तक, ठीक है, मतलब 465 से लेके 490 के बीच में ऊपर के 10 टॉपर्स हैं, ठीक है। आई वाज ऑन द 7th इन द लिस्ट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर स्कोरिंग इन द सिविल लॉ, मान लीजिए जैसे मेरा सिविल लॉ में उस टाइम पे जो स्कोर था सिविल लॉ 1 में दैट वाज 118, सिविल लॉ 2 में इट वाज 124 एंड इन द क्रिमिनल लॉ इट वाज 140, ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी हिंदी और इंग्लिश में कुछ नंबर अलग से थे। बट when we see the evaluation of the toppers, तो अगर आप टॉप के 2-3 लोगों की भी अगर नंबर देखें तो दे आर स्कोरिंग, फॉर एग्जांपल सिविल लॉ 1 में पर्सन इज हैविंग 112, a person is having in the civil law 2 120, in the criminal law he may have 112। तो टॉपर जो है वो लॉ के एग्जाम्स में बेशक आपसे कम नंबर लेके आ रहा है, बट एट द सेम टाइम दैट पर्सन इज स्कोरिंग मच मार्क्स देन यू इन द लैंग्वेज पेपर्स। तो साथ-साथ लैंग्वेज पेपर्स की तैयारी जो है वो आपको साथ में करनी है, ठीक है। तो वेदर यू आर कंफर्टेबल इन लॉ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, whether you are good in the language papers or not, that is also material as far as the exams are concerned. As far as I am concerned, तो मेरी लैंग्वेज में जहां तक मैं अपनी अगर बात करूं, so as far as the English paper is concerned, तो 150 नंबर का अगर इंग्लिश का पेपर होता है तो the marks which I have fetched to the maximum that is 100, तो 150 में से 100 नंबर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, because I don't have that much good handwriting as far as that is required. But still, if I have scored 100 out of 150, that is, I believe, more than sufficient. लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे अच्छे मार्क्स लोगों को मिले हैं। लेकिन मिनिमम 60 इज द क्वालिफाइंग, तो 60 नंबर कम से कम
बाकी ज्यादा से ज्यादा जितने आप ले जाएं 150 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू हिंदी, तो हिंदी जो है ना वो सबसे ज्यादा आपकी मेरिट को इनहांस करती है। सो हिंदी पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथ साथ में काम करते रहा करो, बिकॉज as the exams are getting more we can say competitive, तो उसी तरह से जो ड्यूरेशन है ना आपके एग्जाम का, लगभग जैसे मैं ये कहता हूँ कि 4 एक महीने में अगर आ जाता है, तो आप अभी से ना अपनी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है ना उसको इंप्रूव करना साथ साथ शुरू करें। ऐसा मत करिएगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद हिंदी और इंग्लिश की किताबें खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। सुष्मिता सिंह, सर हिंदी क्वालिफाइंग होती है? देखो क्वालिफाइंग नहीं है, हिंदी के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 33 या 35% जरूरी है, लेकिन मेरिट में नंबर जुड़ेंगे उसके। मेरिट बिना हिंदी के नहीं बनेगी, ठीक है। मेरिट में हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, लेकिन इंग्लिश का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 45% है, और हिंदी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है दैट इज 33% या 35, दैट आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, बट इस तरह से, ठीक है। बाकी दूसरा जैसे सरिता पूछ रही है कि सर विच बुक इज टू बी फॉलोड फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। देखो मैं अभी आज ही मैंने कसक आपका भी ऑर्डर प्लेस करवाया था। सो एक चीज अपडेट भी है, जैसे हम श्री राम पब्लिकेशंस का सोशो लीगल एसेज आता है, श्री राम पब्लिकेशंस का सोशो लीगल एसे, सो दैट इज रिकमेंडेड बिकॉज उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे एसेज मिल जाएंगे, और हर एक लगभग सारे ही टॉपिक्स पे एसे मिल जाते हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो एसे जो है आपने बुक से अपने फैक्ट्स कलेक्ट करने, और फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद अपने एसेज आपने प्रिपेयर करने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग जिस व्यक्ति से सीख रहे हैं, जैसे मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, तो आई कैन शेयर इट विद यू पीपल दैट आई हैव स्कोर्ड 3 टाइम्स इन द टॉप रैंकिंग्स, ठीक है। तो टॉप 10 में मैं 3 बार रहा हूं कम से कम। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत बार आप मतलब कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो मेरे स्टूडेंट्स शायद ना हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है दैट whosoever is giving you the guidance, whether that person has personal experience in the appearing or competing in the competitive exams or not, and what kind of score those persons are getting। आजकल बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैकेनिज्म से गाइडेंस जो है वो देते हैं, लेकिन whether that person is competent enough to guide you or not, that is different thing। तो इसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिससे भी आप मेंटरशिप लें, गाइडेंस लें, वो व्यक्ति खुद कंपेटेबल होना चाहिए। हिंदी के लिए जहां तक किताब की बात है, आप सामान्य ज्ञान ले सकते हो, राघव प्रकाश की किताब आती है, ठीक है, राघव प्रकाश की किताब है, नाम लिख लेना। हिंदी, सामान्य हिंदी के लिए पूरा का पूरा ग्रामर इसमें कवर हो जाएगा, ट्रांसलेशंस भी कवर हो सकती है। ट्रांसलेशन के लिए एक और किताब भी आती है, इट इज ASAP, जैसे आप एज सुन एज पॉसिबल कहते हैं, उसी तरह से ASAP ट्रांसलेशंस आती है, ये भी आप लोग ले सकते हो ट्रांसलेशंस के लिए। हिंदी के एसेज के लिए निबंध माला आती है अरिहंत की, ठीक है, निबंध माला वो ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए सोशल लीगल एसेज, तो सोशल लीगल एसेज के लिए मैं जो अपडेट दे रहा था ये कि पुराना जो एडिशन आता था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो श्री राम पब्लिकेशन है वो नया एडिशन जो है वो इसका लॉन्च करेंगी, ठीक है। तो प्रोवाइडेड अभी मेरे ख्याल से आप 10-12 दिन शायद रुक जाओ कि नया एडिशन अगर आ जाता है तो उसी को परचेज किया जाए। मेरे जो डीलर्स होते हैं जो हमारे दिल्ली में, वो लोग गाइड बता देंगे हमें कि अगर नया एडिशन आ चुका है तो आई विल इन्फॉर्म यू पीपल आल्सो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश अभी से, लॉ को अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ 2 या 3 घंटे आपके लैंग्वेज के लिए भी निकालने हैं, बिकॉज एग्जाम आने के बाद, मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद, यू डोंट हैव दैट मच टाइम दैट यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स। तो ये अभी से अपने नोट्स है ना प्रिपेयर करो। हिंदी की ग्रामर, हिंदी के लिए व्याकरण में जैसे विलोम शब्द शुरू कर दो, पर्यायवाची शुरू कर दो, वो धीरे धीरे सारी चीजें जो है ना मैकेनिज्म ड्रॉ करो उसका। हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, लैंग्वेज को लेकर ना काफी सारा मटेरियल एप्लीकेशन पे भी डाल रखा है, वहां से भी हेल्प ले सकती हो। वो मतलब somehow that material is being taken from the Rahul's IAS, ठीक है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे भी अवेलेबल है कोर्सेज, जहाँ पे बने होते हैं ना ऐप पे, तो वहां पे मिला जाएगा आपको लैंग्वेज मटेरियल, या हिंदी और इंग्लिश का मटेरियल कुछ इस तरह से है, तो वो भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। बाकी बुक्स मैंने आपको बता दी है। हिंदी में बहुत अलग अलग तरीके के हम सवाल पूछ रहे हैं ये लोग ना, जैसे ग्रामर से संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारी चीजें पूछ लेते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सुष्मिता इज सेइंग कि ASAP वाला नेट पे नहीं मिल रहा है। देखो अभी नेट पे मिल रहा है या नहीं, दैट आई कांट से ओवर दिस, बट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो यू कैन सबमिट योर एड्रेसेस टू मी। तो मैं अपने जो हमारे डीलर्स होते हैं उनको मैं बोल दूंगा, तो दे विल सप्लाई द बुक्स टू योर कंसर्न एड्रेसेस, तो आपके एड्रेस पे जो है ना कुरियर आ जाएगा, तो मुझे बता देना, ठीक है। 3 किताबें मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, 4 किताबें हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए हिंदी के लिए निबंधमाला,
Thereafter, you can go for the translation of ASCP. The third one is सामान्य हिंदी. तो ये आपका पूरा हिंदी यहाँ से कवर हो जाएगा. ग्रामर की अलग-अलग किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं है. राघव प्रकाश की बुक बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, सब कुछ कवर करती है, प्रोवाइडेड आप उसको ठीक से पढ़े और बार-बार रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल डाल रखा है उन लोगों ने. तीसरी चीज जो हिंदी इंग्लिश के लिए है तो ट्रांसलेशन तो ASAP से कवर हो जाएगा. एंड एज फार एज इट इज कंसर्न्ड विद द एसे बुक, तो 100 नंबर का एसे आना है तो सोशल लीगल एसेज आप अरिहंत का या श्रीराम का आता है सोशल लीगल एसेज, तो वो अगर उठा ले तो दैट इज आल्सो जस्टिफाइड. लेकिन मैंने कह दिया कि पुराना एडिशन डिसकंटिन्यू हुआ है तो आज ही मुझे अपडेट मिला है तो अभी वो आ नहीं रहा है. ठीक है, तो द मोमेंट द न्यू एडिशन विल बी देयर इन द मार्केट, सो आई विल अपडेट यू पीपल फॉर दैट आल्सो. ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज का ये सेशन, लेट मी सी कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे. या क्वेश्चन नंबर 109 हम कर रहे थे. मैं 2 क्वेश्चन सवाल और कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लास क्लोज करके ना ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा. 10-12 सवाल और है लेकिन वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. यू कैन गो थ्रू विद दोस क्वेश्चंस. ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. IPC is divided into 23 chapters. Number 1, the draft of IPC was prepared by Dr. Hari Singh. The next one is the Prime Minister of India is exempted from the application of IPC. The fourth one is imprisonment of life was substituted for the words transportation for life by the Act number 26 of 1955. तो अब जहां तक इस सवाल की बात है, जस्ट स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के साथ, है ना? 1 मिनट. हाँ, दोबारा से मैं पढ़ लेता हूँ. ठीक है, IPC was divided into 23 chapters. Draft of IPC was prepared by Dr. Hari Singh. PM is exempted from the application of IPC. Imprisonment for life was substituted for the words transportation of life by the Act 26 of 1955. Yes, we have to see that what is the correct answer to this. Correct statements हमें निकालनी है. देखो, the draft of IPC was prepared by basically the first law commission, and number 2, the prime minister is not at all exempted by the application of IPC. If prime minister will murder someone, he may be liable for this. So the first and the fourth pointer is correct. So option number D is the correct option. चलिए, coming to the next one, last सवाल है ये आज का. इस क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो भी 109 ही हो गया, लेकिन ये वैसे हमारा 110 नंबर का सवाल है. 110th क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 34 ऑफ IPC क्रिएट्स नो स्पेसिफिक ऑफेंस. हमें जो है ठीक स्टेटमेंट्स देखनी है. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वाज एडेड टू सेक्शन 34 बाय 1870 में ये वर्ड्स ऐड किए गए थे. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, पहला वाला भी ठीक है. इट डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस. थर्ड कह रहा है दैट सेक्शन 34 इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. नो, सेक्शन 34 रिलेट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव और वी कैन से जॉइंट लायबिलिटी. एंड लास्ट इज अफसान गुरु केस is also commonly known as the parliament attack case is related to section number section number 34 of IPC. Now as far as this particular questions are concerned, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, this is perfectly fine. Let us see what are the options given over there. Let us come to this. ठीक है, अब देखो ना, मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस पे आते हैं ना. लाइक एज फार एज अफजल गुरु केस इज कंसर्न, कॉमन इंटेंशंस के प्रिंसिपल्स जो थे कहीं ना कहीं रिलेट किए थे, लेकिन वी हैव टू सी कि वो डायरेक्टली सेक्शन 34 से इतना ज्यादा उसका रिलेशन नहीं है. रेदर 149 एटसेट्रा वो सारी सिचुएशन साथ में चली है. तो वो तो अफजल गुरु का जो जजमेंट है दैट इज द इंटरनल एरियाज ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, but it is not directly we can say related to section number 34. So first option is correct, second is also correct, लेकिन तीसरा option है first, second, third are correct. No, third is wrong. Second, third, fourth are correct. It is also wrong. तो जो हमारे पास best suitable option है that is option number D. तो ये आज के जो हमारे क्वेश्चन थे 110 तक हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, बाकी इसमें 10-12 सवाल और हैं, वो मैं आपके साथ वैसे ही ये फाइल शेयर कर रहा हूँ आज. ठीक है, तो इसमें बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड कहीं पे भी अगर डिफिकल्टी आएगी वी कैन डिस्कस इन द क्लासरूम इटसेल्फ. ठीक है, तो कल का जो हमारा एरिया है दैट विल बी ऑनवर्ड सेक्शन नंबर 96, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस पे भी बहुत ज्यादा सवाल मैंने डिस्कस नहीं किए, तो 96 से लेके
कोशिश करेंगे सेक्शन नंबर 200 तक का जो एरिया है उसमें जितने सवाल बन जाते हैं, या 298 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब रैंडम एरियाज में से सवाल उठेंगे, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस से तो आ जाते हैं सवाल, और इसके बाद अबेटमेंट वाला एरिया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला एरिया, यहाँ से सवाल जनरली पूछे जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से जैसे ही आप सेक्शन नंबर 124 कैपिटल ए क्रॉस करते हो ना, 124 कैपिटल ए, और उसके बाद 141 से लेके 149 तक, आफ्टर दैट इट इज वेरी कंसोलिडेटेड, ठीक है, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, वी आर क्लोजिंग द सेशन नाउ। आज की क्लास बहुत जल्दी होगी, चलिए, थैंक यू सो मच।